हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज याद रखिए कि अगर आपने किसी लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है, किसी एम को आपने बना लिया है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी कंटिन्यूटी। आप उस कार्य को करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए जिस लगन से काम कर रहे हैं, वो लगन ही आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसी चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये कि लगन वह डोर है जो आपसे वो करवा लेती है जिसे करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो बस आप लगन लगाए रहिए अपने काम से, अपने लक्ष्य के प्रति, और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इसी विचारधारा, इसी एटीट्यूड के साथ में आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। मालिनी रजूरकर का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थी? मालिनी रजूरकर पासेस अवे एट 82। हु वाज सी? मालिनी रजूरकर के बारे में आप इतना याद रखिए कि सर वो थी कौन, तो वो थी क्लासिकल वोकलिस्ट। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ऐसी पर्सनालिटी जो हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। इसलिए वैसे क्वेश्चन मैं बार बार करा रहा हूं। दूसरा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपको डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में, तो वैसे क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली कि सर ये इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, ये इसके चेयरमैन बने हैं, ये इसके वाइस चेयरमैन बने हैं, ये इसके सीईओ हैं, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी डायरेक्टली याद रखना है। और जो डेथ वाले क्वेश्चन है उनके आप सेक्टर जरूर याद रखें, उनके क्षेत्र जरूर याद रखें। तो यहां पर मालिनी रजूरकर की अगर बात करें तो आपको पता है कि वो क्लासिकल वोकलिस्ट। बात समझ में आ रही है? आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है कि हु इनोग्रेट्स फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। राइट। तो यहां पर बोल रहा है कि जो पहला ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट हुआ है, पहली वैश्विक संगोष्ठी जो हुई है, उसका उद्घाटन किसने किया है? तो उसका उद्घाटन किया है कहां पर? न्यू दिल्ली में। ये तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया। तो न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट जो है उसका उद्घाटन किया है। कब से कब तक होने वाला है ये? तो 12 से 15 सितंबर के बीच में ये हुआ। ठीक है। और इसमें कौन भाग लेंगे? तो विभिन्न देशों के कृषि वैज्ञानिक जो हैं, हिस्सा लेंगे इस पे। और दूसरा याद रखिएगा कि एक तरीके से आप ये याद रखिए कि जो भिन्न भिन्न देश हैं, उन विभिन्न देशों के द्वारा उनके किसानों अधिकारों एवं विकास के बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो आपको इतनी बात क्लियर होगी कि सर कहां पर हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। किसने इनोग्रेट किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। 12 से 15 सितंबर तक हुआ। विभिन्न देशों के जो कृषि वैज्ञानिक थे वो इसमें भाग लिए। विभिन्न देशों के द्वारा उनके किसानों के अधिकारों और विकास से संबंधित चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो कौन है इंडिया के। तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर।
राइट। तो एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर लीजिए और याद रखेंगे फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज ड्यूरिंग द 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। जो 12वां इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग जो वित्तीय वार्ता हुई है वो किसके किसके बीच में हुई? यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो देश नजर आएंगे जिसमें इंडिया और यूके। तो यहां पर अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि भारत और यूके के ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ये नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये है क्या? ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज जो है ये आखिर है क्या? इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि अनलॉक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें याद रखिए अनलॉक ठीक है, और दूसरा इसमें याद रखिए कि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उन पे एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर हम देखें तो लंदन शहर विशेषता के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला अनलॉक करना है। किसको अनलॉक करना है? आपको अनलॉक करना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको, और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लंदन शहर की विशेषज्ञता का भी यहाँ पर प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाले हैं आगे उस पर काम करेंगे। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? उनका नाम है निर्मला सीतारमन। राइट, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमन। और यूके की अगर हम बात करें तो यूके के चांसलर हैं जेरेमी हंट। ठीक है, तो ये भी नाम आप जरूर याद रखें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है? तो नेस्कॉम से रिलेटेड है और कुछ टाइम पहले मैंने नेस्कॉम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन और भी कराए थे जब वो न्यूज में थे। तो पहली तो ये कि नेस्कॉम जो है वो क्या पूछ रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम की अगर बात करें तो ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीओ है ये आपको पहले पता हो। ठीक है, देखिए नेस्कॉम के पूछ रहा है कि सर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसको नियुक्त किया है? तो नेस्कॉम ने जो अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है वो किया है सिंधु गंगाधरन को। सिंधु गंगाधरन। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये पता चल गया कि सर वाइस प्रेसिडेंट जो है उपाध्यक्ष जो है वो कौन बन रहा है? सिंधु गंगाधरन बन रही है। दूसरा अगर हम देखें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 मार्च 1988 को हुआ। तो एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है।
तीसरा इसमें याद रखिए कि नेस्कॉम के बारे में जब बात आती है तो नेस्कॉम का याद रखिए कि सर ये ट्रेड एसोसिएशन है, किसका किसका एसोसिएशन, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीओ। बात समझ में आ रही है? तो नेस्कॉम इज द ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीओ, राइट। तो ये पॉइंट भी इसमें आप याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा अगर याद रखिए कि सर फाउंडर कौन है नेस्कॉम का, तो नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता, ये दो नाम इसमें आप अगर चाहें तो वो भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि विच गवर्नमेंट कैबिनेट अप्रूव्स द मॉब लिंचिंग विक्टिम्स कंपेंसेशन स्कीम 2023 रिसेंटली, हाल ही में किस सरकार की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी? देखिए मॉब लिंचिंग की अगर हम बात करें तो एक तरीके से आप देखते हैं कि हो सकता है कि कभी कभी भीड़ जो है उसका गुस्सा सही हो। बात समझ में आ रही है? सामने वाला व्यक्ति जो है उसने सच में किसी प्रकार का कार्य, इस प्रकार से कोई कार्य किया हो जिसके लिए भीड़ को अचानक से गुस्सा आ जाए और वो उस पर हमला जो है वो कर दे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी न किसी कोई अफवाह के कारण, अफवाह अगर उड़ गई है तो उस अफवाह के कारण भी अगर आप देखेंगे तो मॉब लिंचिंग जैसी चीजें या मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती। सरकार को जरूरत है इन चीजों पर नियंत्रण करने की और इन चीजों को कंट्रोल करने की कि इस तरीके की चीजें अगर अफवाह के कारण हो रही हैं या किसी भी तरीके से अगर हो रही हैं तो वो कभी भी, हिंसा तो कभी भी सही नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिए कि गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो क्या करे, वो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में थोड़ा नियंत्रण बनाने का प्रयास करें। इसी गतिविधि की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक स्कीम चालू की है, एक स्कीम लॉन्च किया है जिसको उसने नाम दिया मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2023। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने चालू किया है, तो आप सीधे बोलिए कि सर ये किसने किया है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक चीज आप ये याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने कुछ अनाउंसमेंट किए इन चीज़ों को लेकर और उसने ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग का शिकार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मॉब लिंचिंग में मारे गए व्यक्ति या मृत्यु अगर किसी व्यक्ति की होती है तो उसके परिजनों को, उसके परिवार वालों को अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करेगी। किसी की जान के बदले आर्थिक रूप कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ हद तक उस पीड़ा जो है उसमें आपकी मदद जरूर कर सकता है, आपके आगे आने वाले चीजों में, आपकी स्थितियों में कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिए कि इसके तहत अगर हम देखें, स्कीम के तहत अगर बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में 10 लाख मिलेंगे और अगर कोई व्यक्ति जोखिम हो जाता है तो उस कंडीशन में 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच ठीक इसके बीच में देने का प्रावधान है। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि 4 लाख से 6 लाख रुपए तक का देने का प्रावधान है। अभी कुछ टाइम पहले ही अगर हम बात करते हैं किसकी, एमपी की, तो एमपी में मॉब लिंचिंग का एक केस देखने को मिला था और वो कहां पर देखने को मिला था, तो वो अभी दिखा था खंडवा में। ठीक है, तो बीच बीच में हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किसी अफवाह के कारण या किसी भी वजह से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं देश में देखने को मिलती ही रहती हैं। गवर्नमेंट को कुछ इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो ना हो। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट द डिजिटल हाउस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? ठीक है, डिजिटलाइजेशन का दौर है तो उस दौर पे हमारी जो विधानमंडल है वो क्यों पीछे रहे। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने जो उद्घाटन किया है वो कहां पर किया है, वो गुजरात में किया। बात समझ में आ रही है? अब किस प्रोजेक्ट के किस स्कीम के तहत ये चीजें की जा रही हैं, तो कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो एक स्कीम का उद्घाटन हुआ जिसको ई विधान बोला गया।
ठीक है, ई विधान योजना। और इस ई विधान योजना के अंतर्गत क्या बोला जाता है कि देश के सभी विधान मंडलों में ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटिव हाउस हैं, तो वहां पर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि देश के सभी विधान मंडलों को क्या करना है, उनके जो कार्य हैं उन कार्य को कैसा करना है, पेपरलेस करना है। बात समझ में आ रही है? और पेपरलेस करेंगे तो चीजों में थोड़ा स्पीड भी बढ़ेगी, कार्य जो है वो स्पीड अप होंगे। दूसरा उसका फायदा ये मिलेगा कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ रही? तो कुछ फायदे नजर आएंगे। और यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि इन सारी चीजों से देश जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, उस डिजिटल इंडिया में डिजिटलाइजेशन को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जो राष्ट्रीय ई विधान परियोजना का उद्घाटन किया है, उसको कहाँ पर किया है, तो गुजरात में किया है, डिजिटल हाउस जो है उसके तौर पर। ठीक है, और ई विधान को आप राष्ट्रीय ई विधान जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, कब किया है, 13 सितंबर को। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि सर इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम याद रखेंगे कि इसकी थीम थी वन नेशन वन एप्लीकेशन, राइट। तो इसका थीम भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है उसके बारे में चर्चा जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि वेयर वाज द फोर्थ मीटिंग ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स अंडर G20 हेल्ड्स। G20 के अंतर्गत दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था पर कार्य समूह की चौथी बैठक जो है वो कहां पर आयोजित की गई है। तो चौथी बैठक आयोजित की गई थी, 2 दिवसीय ये बैठक थी, और ये बैठक कहां पर आयोजित की गई, ये की गई वाराणसी में। ठीक, और कब, 13-14 सितंबर को। बात समझ में आ रही है? तो कहां पर आयोजित की गई ये हुआ बनारस में या वाराणसी में। कब हुआ, 13-14 सितंबर को। इसकी जो प्रायोरिटीज थी वो प्रायोरिटीज क्या थी, तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फाइनेंशियल नीड्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल नीड और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड, ठीक, ये क्या है, ये इसकी प्रायोरिटीज थी। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और याद रखना है। ठीक है, किसकी प्रायोरिटीज, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर G20। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब इसमें एक चीज और याद रखना है कि सर इसमें कौन कौन भाग लिया था, कौन कौन सदस्य हुआ था। तो इसमें G20 के सदस्य देश एक, दूसरा विशिष्ट आमंत्रित अतिथि, और तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 80 से ज्यादा सदस्य जो थे वो इसमें भाग लिए। बात समझ में आ रही? तो अगर आपसे पूछे कि सर इसका मेंबर जो थे वो कौन कौन बने, इस समिट में हिस्सा किसने किसने लिया, तो यहाँ पर बताइए कि G20 के सदस्य देश थे, जो स्पेशल इनवाइट गेस्ट थे हमारे, उनको यहाँ पर हिस्सा लिया था उन्होंने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 80 से ज्यादा सदस्य जो हैं वो यहाँ पर भाग लिए थे। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट
ये है और ये पॉइंट अलग है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था 13-14 सितंबर। बात समझ में आ रही? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। विच प्लेयर हैंडेड 4 ईयर बैन, ठीक है, फ्रॉम टेनिस फॉर डोपिंग रिसेंटली, ठीक है। करियर को किस तरीके से तबाह किया जाता है? आपके जीवन का एक गलत कदम जो है वो आपको कितना पीछे लेकर चला जाएगा, वो जब तक ऐसी गलतियां नहीं करते हैं तब तक शायद इनको समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा कि गलतियों को जरूरत नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो खुद ही गलती करें। आप ऐसे लोगों से भी गलतियों को सीख सकते हैं कि ये अपने किस लेवल से और कहां पर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? खिलाड़ियों का एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इनको जानते हैं कि किस तरीके से इनको पॉपुलैरिटी, पैसा और सारी चीजें मिलती हैं, किस तरीके से अपने एम को अचीव करते हैं और किस तरीके से वहां से गिरते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। तो आप भी अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार की चीजों को अगर अपनाएंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। तो इनकी गलतियों से खुद सीखकर और चीजों को बेहतर करने का प्रयास करते रहिए। बोल रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी पर डोपिंग के कारण टेनिस से 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? सिमोना हालेप पर लगाया गया है ये प्रतिबंध, ठीक है। तो बैन लगा है किस पर? 4 साल का। किस पर? सिमोना हालेप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिमोना हालेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 साल का इनको बैन लग गया। क्यों लग गया? डोपिंग की बात ही कर रहे थे। अब टेनिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर याद ये भी रखिए कि सर सिमोना हालेप जो है वो कोई छोटी मोटी टेनिस प्लेयर के तौर पर नहीं जाती, बल्कि एक ऐसी प्लेयर है जिसने अपने पूरे जीवन काल में 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही है। बात समझ में आ रही है? तो टेनिस प्लेयर जो 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही है उस पर क्या आरोप लगा है? उस पर आरोप लगा है डोपिंग का, ठीक है। और ये बैन की अगर हम बात करें तो ये बैन जो है वो लगाया किसने? तो इसने लगाया इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी। तो ये बैन किसने लगाया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी कहते हैं। ठीक है, इसी को ITIA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इसमें आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच कंट्री रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023? वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट 2023 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और यहां पर जो भारत का स्थान है ये हो गई फर्स्ट पोजीशन पे। भारत का जो स्थान है 2023 में वो है 30वें नंबर पर। कब? 2023 की रैंकिंग में। और 31वें नंबर पर थे हम, एक रैंकिंग की ग्रोथ हुआ है 2022 में। ठीक है, तो करंट में जो है वो किस नंबर पर है? 31वां नंबर पर है। टॉप किसने किया है? टॉप पर कौन बैठा हुआ है? स्विट्जरलैंड बैठा हुआ है। और फिर सेकंड जो है वो कनाडा है और स्वीडन जो है वो थर्ड है। तो टॉप 3 की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर टॉप 3 के तौर पर देख सकते हैं कौन कौन से। पहला स्विट्जरलैंड का नाम लिया जाएगा, सेकंड आएगा कनाडा और थर्ड है स्वीडन। राइट, ये पॉइंट इसमें याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब टॉप 10 कंट्री की अगर बात करते हैं तो यहां पर मैंने लिस्ट मेंशन की है। स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान 6 पोजीशन पर। जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड, ये है टॉप 10 कंट्रीज। इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है वो 2023 में 30वें पोजीशन पर थी। और इंडिया की अगर हम लास्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो 2022 में ये एक पायदान पीछे थी 31वें पोजीशन पर। और जिसमें इंक्रीमेंट हुआ 2023 की बात करें तो ये कहां पहुंच गई? ये 30th पोजीशन पर पहुंच गई है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में आया कि लाउआ ज्वालामुखी जो है
ठीक है, अभी न्यूज में चल रहा था इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो जरूरी हो जाता है। हाल ही में चर्चा में आया किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? ये हवाई आइलैंड पर स्थित है। बात समझ में आ रही, कहाँ है ये सर? ये हवाई आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, गुंबद के आकार का कुछ इसका शेप है। ठीक है, और विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर है, हवाई आइलैंड में है। ठीक है, और सर गुंबद के जैसा ये कुछ दिखता है और विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों में इसका नाम लिया जाता है। अब बात आती है सर भारत में भी क्या ज्वालामुखी हैं? तो भारत के कुछ फेमस ज्वालामुखी जो है उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप समूह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पर आता है। नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह, बारातांग अंडमान द्वीप, ये तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, डेक्कन ट्राइब्स महाराष्ट्र, धिनोधर हिल्स ठीक है गुजरात में, और धोही हिल्स जो है वो हरियाणा में। तो ये कहां पर है? 1 2 ठीक है, और ये 3, तो ये अंडमान द्वीप समूह में है। डेक्कन जो है वो महाराष्ट्र में है, धिनोहर गुजरात में, और धोसी हिल्स जो है वो हरियाणा में है। तो ये कुछ ज्वालामुखी के नाम भारत के सेंस में आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है कि रिसेंटली उस्ताद अली जैकी हैदर हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? और उस्ताद अली जैकी हैदर जो है उनका अभी निधन हो गया है। वे कौन है? तो याद रखिए वे म्यूजिशियन है। ठीक है, और म्यूजिशियन जो है वो कैसे? तो रुद्र वीणा जो है के प्रतिपादक के तौर पर ये जाने जाते हैं। ठीक है, रुद्र वीणा प्रतिपादक के तौर पर, और रुद्र वीणा का जो प्रयोग होता है संगीत में वो ध्रुपद शैली पे होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है वो इनके बारे में याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि इन विच सिटी होल्ड्स द स्पेशल टाइटल, ठीक है, द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी लगातार चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसी चीजें हम देख रहे थे, लगातार स्पेस की बातें कर रहे थे, तो ये न्यूज में बनी हुई थी ये सिटी। ठीक है, इसलिए आप मुझे बताइए ढूंढकर कि इनमें से कौन सी सिटी है जो स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर भारत में जानी जाती है। ठीक है, फटाफट ढूंढिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए और बता दीजिए मुझे। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।